नमस्कार। तो हम लोग लास्ट क्लास में एल्कीन का प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे, उसमें कुछ बातें HX का एडिशन कर लिए थे और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो है हम लोगों ने कर रखा है। ठीक है, चलिए तो आज थोड़ा उससे आगे बढ़ा जाए। अब लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसका लिखा जाए। लिखिए हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स का मतलब एल्कीन पर वाटर का एडिशन। ठीक है, अच्छा देखो, तो अगर मान लो यहाँ पर हम लोग कोई एक एल्कीन ले लें और उस पर वाटर का एडिशन, मतलब अगर उसमें हम लोग सीधे H2O डाल दें और एक्सपेक्ट करें कि एक H+ आकर यहाँ जुड़ जाए और OH- आकर यहाँ जुड़ जाए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो वाटर है, ये वाटर सफिशिएंट अमाउंट में H+ प्रोड्यूस नहीं कर पाता, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होता वाटर, है ना। ठीक है, वो आप जो हम लोग पहले पढ़े हैं कि वाटर का ऑटो प्रोटोलिसिस होता है, लेकिन इस H+ का कॉन्सेंट्रेशन ऑटो प्रोटोलिसिस में बहुत कम होता है ना, 10⁻⁷ अगर 25 डिग्री पे बात किया जाए तो उतने कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक कॉन्सेंट्रेशन, मतलब उतना नहीं कहेंगे कि वो एल्कीन पर अटैक कर जाए, क्योंकि एल्कीन तो अपना न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ इसके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होगा तभी ये इस पर अटैक कर पाएगा। तो यहाँ पर H+ जो है वो सफिशिएंट कंसंट्रेशन में नहीं होता कि H+ मतलब कौन, इलेक्ट्रोफाइल, है ना, कि ये इस पर सीधा अटैक कर पाए। ठीक है, तो डायरेक्ट हाइड्रेशन एल्कीन का पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ सम इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मान लीजिए अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है लैंग्वेज वाला कि डायरेक्ट हाइड्रेशन पॉसिबल क्यों नहीं है, व्हाट इज़ द रीज़न, तो इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हाइड्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है H+, उसका कंसंट्रेशन इतना नहीं है कि एल्कीन पर सीधा अटैक हो सके। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्ट नहीं हो सकता, तो इसको कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना भाई, इसको कराने के लिए हम लोग H+ एज कैटलिस्ट ऊपर से डाल देते हैं, है ना। मतलब अगर सॉल्यूशन ऐसा लिखा रहे एरो पर, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है, H2SO4 एज कैटलिस्ट है, स्मॉल अमाउंट में डाला गया है और वाटर ढेर सारा है, या ऐसा भी लिख सकता है एरो पर H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O, मतलब एक मिनरल एसिड डाला है वाटर में, है ना, और या फिर सिंपली H3O+ ऐसा भी लिख सकता है। ठीक है, तीनों का मतलब क्या है, सेम है। तो अगर ये दिया हुआ है एरो पर, तो मतलब कैटलिस्ट के तौर पर हम लोग को H+ दे दिया है। अब सेम वही मैकेनिज्म जो HX का मैकेनिज्म पढ़े हैं हम लोग, सेम वही मैकेनिज्म यहाँ पर रिपीट होगा। मतलब क्या होगा, पहले H+ करेगा एल्कीन पर अटैक, ऐसे कार्बन पे करेगा जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस करे, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। नहीं, तो देखो ऐसा कि ये जो लिखा है उसका मतलब यही है, उसका मतलब ये है, तो इसमें H+ पहले स्टेप में इसी कार्बन पे अटैक करेगा, और जब H+ इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पे टूट जाएगा, तो ऐसा कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनता है ना, ऐसा बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना है और यही वाला स्टेप इसमें भी क्या होता है, RDS होता है। ठीक है ना, मतलब जैसा HX का था कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज RDS, तो यहाँ पर भी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज RDS, मतलब सेम मैकेनिज्म ही है, अलग मैकेनिज्म ही नहीं है, ये एकदम सेम मैकेनिज्म है। और कार्बोकेटाइन बना है तो क्या पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, सेम वही चीज़ पहले जैसा। और फिर सेकेंड स्टेप में यहाँ पर, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पर वाटर है, ढेर सारा वाटर है ना। H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस भी होगा HSO4-। ठीक है, लेकिन HSO4- जो है, क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी में है, वाटर ढेर सारा है, इसलिए यहाँ पर प्राइमरीली वाटर ही अटैक करेगा इस कार्बोकेटाइन पर। और क्योंकि ये प्योर p ऑर्बिटल है, कार्बोकेटाइन है, तो वाटर का अटैक दोनों तरफ से हो सकता है। मतलब अगर ये कायरल होने का चांस है तो यहाँ पर भी कायरल हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH और एक स्टेप के बाद OH और यहाँ पर CH3। या मैं वो स्टेप भी लिख दूँ, अगर वाटर अटैक करेगा तो पहले ऐसा बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कोऑर्डिनेट कर रहा है,
तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और फिर H प्लस कैटलिस्ट के तौर से आया था और कैटलिस्ट की तरह से चला जाएगा, तो यहाँ पर CH3 CHOH और CH3। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना सर इधर से अटैक किया तो नीचे क्यों लिख दिए। नीचे नहीं लिखा क्योंकि यहाँ कायरल नहीं है, तो कहीं भी लिखो एक ही बात है। लेकिन अगर कायरल होता तो यहाँ पर दोनों तरफ से अटैक होता है इस प्योर p ऑर्बिटल में। कार्बोकैटायन मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड मतलब प्योर p ऑर्बिटल, तो दोनों तरफ से अटैक होता। अगर ये कायरल होता तो दो प्रोडक्ट अपने को मिलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, हर सब कुछ पहले जैसा है। अगर ये वाला स्टेप RDS है तो सेकेंड वाला स्टेप क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, एक बात और कि अगर ये भी कार्बन कायरल होने का चांसेस होता यहाँ पर, तो भी H प्लस जो है ये दोनों तरफ से इस पर अटैक कर सकता है, अबव और बिलो दोनों तरफ से, है ना। तो यहाँ पर भी कायरल होता, जैसा HX में देखा था ठीक वैसा ही यहाँ पर वैसे ही होगा। क्लियर हुआ ना बात। चलिए नोट कर लीजिए, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। और फिर इस रिएक्शन का यही जो रिएक्शन मैकेनिज्म हमने लिखा है, इसका एनर्जी प्रोफाइल जरा बनाइए। ठीक है, इसका एनर्जी प्रोफाइल कैसा दिखाई देगा वो एक बार बना के दिखाइए। ठीक है, इसको क्लियर कर रहे हैं हम। बना लिया होगा, देखो तो इसका एनर्जी प्रोफाइल चेक करो किसने किसने सही बनाया है। पहले में H प्लस अटैक किया है, कार्बोकैटायन बना है ना। यहाँ अपना कौन था, एल्कीन था। ठीक, फिर कार्बोकैटायन पर जब H2O का अटैक हुआ है तो एक और मॉलिक्यूल बना है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना था, है ना, ROH2 प्लस टाइप का। और फिर इसमें से जब H प्लस निकला है तो फाइनली ये बनेगा क्या, ऐसा हो जाएगा कि नहीं। पहली बार RDS कार्बोकैटायन, फिर कार्बोकैटायन पर जब अटैक हुआ इसका सेकेंड ये हो जाएगा, फिर इसमें से भी H प्लस निकलेगा तो तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि इसमें भी दो स्टेप है। एक स्टेप में H प्लस अटैक किया और दूसरे स्टेप में वाटर अटैक करके सीधा अल्कोहल बना लिया, अल्कोहल ही बन रहा था, है ना। तो हम लोग दो ही ट्रांजिशन स्टेट ढूंढते हैं। लेकिन आप ध्यान दो, इसीलिए मैं थर्ड स्टेप अलग से लिखा, है ना। थर्ड स्टेप में अलग से लिखा कि नहीं, पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा फिर उसमें से H प्लस बाहर जाता है, क्योंकि उसमें अटैकिंग स्पीशीज OH माइनस नहीं है, वाटर है, H2O है। तो पहले ROH2 प्लस बनेगा और इसमें से जब H प्लस जाएगा तब यहाँ पर अपना ROH बनता है। क्या जो ये प्रोडक्ट बना था, ये प्रोडक्ट तो अपना अल्कोहल ही था ना, तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, ROH। आई बात समझ में ना। तो ये एनर्जी प्रोफाइल इसका दिखाई देगा। ठीक है, किसकी एनर्जी कहाँ है वो तो समझ में आ रहा है सबको। एल्कीन का कुछ स्टेबिलिटी होगा, कार्बोकैटायन ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इंटरमीडिएट है, ऊपर होगा। इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो इससे नीचे ये होगा, लेकिन फिर भी ये प्रोडक्ट नहीं है, तो इसका फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा उसका एनर्जी इस एल्कीन से नीचे होगा। ठीक है, अच्छा इसमें और इसमें, है ना, R पार्ट पे डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा कौन कम स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही मान लीजिएगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये एनर्जी प्रोफाइल इसका ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, सारी बातें हूबहू एग्जैक्टली सेम है। नोट करके इसमें भी पॉइंट लिखिए। ठीक है, इसमें भी नोट करके पॉइंट नीचे लिखो। पॉइंट नंबर 1 है ना, पॉइंट नंबर 1, formation of carbocation is RDS, formation of carbocation is RDS. So greater the stability of carbocation, greater is the rate. Formation of carbocation is RDS, so greater the stability of carbocation, greater is the rate. ठीक है, पहला पॉइंट लिख दिया। सेकेंड पॉइंट लिखो, कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट कैन ऑकर, कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट कैन ऑकर। ठीक है, और कब होता है कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट, ये तो पता ही है ना, जब उससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने का चांसेस है 1-2 शिफ्ट करा के, तब ऐसा सोचेंगे। ठीक है, और जितनी बार करा सकते हैं उतनी बार सोचेंगे।
ठीक है। मेजर प्रोडक्ट के लिए हम लोग हमेशा कार्बोकैटायनिक रीअरेंजमेंट से ही प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अच्छा, अब हाइड्रेशन में इस तरह से हाइड्रेशन जो हम लोग करा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, इसमें एक प्रॉब्लम है कि क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कभी कभी हम लोग वो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं ऑब्टेन कर पाते हैं जो हम लोग बनाना चाहते हैं, है ना। क्योंकि हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन अगर आप ध्यान से देखें तो एक मेथड है अल्कोहल बनाने का, नहीं, क्योंकि अल्कोहल प्रोडक्ट बन रहा है, तो डिज़ायर्ड अल्कोहल हम लोग कभी कभी नहीं बना पाते हैं बिकॉज ऑफ रीअरेंजमेंट, है ना। तो इसलिए एक और मेथड अपनाया गया जिसमें हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होगा लेकिन विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो इस तरह के दो मेथड और हैं हाइड्रेशन कराने के, और उन दोनों में ही रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो चलो वो भी समझा जाए। तो इसमें एक है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। तो ये मेथड जो है ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? हाइड्रेशन कराने के लिए, ठीक है। इसमें दो प्रोसेसेस हैं, एक है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और एक है डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो दोनों को समझ लिया जाए। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन पहले अगर समझें, इसमें क्या किया जाता है, ठीक है। अच्छा, पहले इससे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन होता है, पहली बात तो ये लिख दिया जाएगी। किस लिए इस्तेमाल होता है? तो भाई हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स के लिए, ठीक है। इससे भी हाइड्रेशन होता है एल्कीन का। जो प्रोडक्ट मिलता है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल मिलता है, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से, और रीअरेंजमेंट नहीं होता है, तो विदाउट रीअरेंजमेंट। क्लियर हुआ इतना बात? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स करेगा ये अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट। ये इस रिएक्शन का ओवरऑल कंक्लूजन है, ठीक है। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म वगैरह ऑल्दो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन मैकेनिज्म और ये सब चीज़ें कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हम लोग सारी बात जो है वो यहाँ पर क्या बनना है, कैसे बनना है, वो यहीं पर समझ गए हैं, ठीक है। चलिए एक बार देखा जाए तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन जो है, जैसे मान लो हम लोगों ने एक ऐसा एल्कीन ले लिया, ठीक है, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन करते समय हम इसको रिएक्ट कराते हैं मर्क्यूरिक डाई एसीटेट HgOAc होल ट्वाइस, है ना। OAc क्या होता है ना, एसीटेट ग्रुप बोलते हैं इसको, एसीटेट ग्रुप, ठीक है। और इसका मतलब है ये, ठीक है। तो ये मतलब ये ग्रुप, ठीक है। तो दिस इज एसीटेट। तो मर्क्यूरिक डाई एसीटेट ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ THF, एक सॉल्वेंट है, और साथ में वाटर। THF क्या होता है? देखो, इस मॉलिक्यूल को हम लोग THF बोलते हैं, ठीक है। THF का फुल फॉर्म क्या होता है, एक बार समझ लिया जाए। इस मॉलिक्यूल का नाम आप जानते हो, दिस इज कॉल्ड फ्यूरान, ठीक है, फ्यूरान। अगर इसमें इन दोनों पाई बॉन्ड को हटाकर उस जगह पर हम लोग हाइड्रोजन जोड़ दें तो ये फ्यूरान का ही डेरिवेटिव है। तो इन दोनों पाई बॉन्ड को हटाएंगे तो एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक पाई बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, नहीं तो टोटल 4 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो THF हो गया टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है THF। बेसिकली ये एक ईथर है, देखो एक साइक्लिक ईथर है ना। तो इसको भी हम लोग सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको भी हम लोग वुड्स रिएक्शन में भी कर सकते हैं। याद है ना, वुड्स रिएक्शन में हम लोग लिखते थे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो कभी कभी वहाँ लिखा रहेगा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ THF, तो हम लोग सोचेंगे क्या आ गया नया, कुछ नया नहीं है। THF मतलब एक साइक्लिक ईथर, और इसको भी एज सॉल्वेंट हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक एल्कीन ले लिया, उसका रिएक्शन मर्क्यूरिक डाई एसीटेट के साथ कराया, और THF में डाला गया है वाटर। ये क्या मतलब हुआ सर, या तो THF ही लेते या वाटर ही लेते, है ना। THF वाटर ऐसा मिक्स्ड है तो इसका क्या मतलब होता है? तो देखो होता क्या है कि कभी कभी हम लोग को हर सॉल्वेंट का अपना एक पोलैरिटी होता है, अपना एक पोलैरिटी मतलब अपना एक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है।
उसी हिसाब से उसका पोलैरिटी होता है। तो हम लोग को कोई रिएक्शन कराते समय एक सॉल्वेंट का पर्टिकुलर पोलैरिटी चाहिए रहता है कि बहुत ज़्यादा पोलर भी ना हो और बहुत कम पोलर भी ना हो। तो ऐसा करने के लिए हम लोग करते क्या हैं, हम लोग क्योंकि एक सॉल्वेंट कोई भी लेंगे तो उसका तो फिक्स्ड पोलैरिटी होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दो सॉल्वेंट्स को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, एक का कुछ पोलैरिटी दूसरे का कुछ पोलैरिटी, अगर वो मिसिबल है तो उसको मिक्स कर देते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट्स में। तो होगा क्या कि उससे एक बीच का पोलैरिटी डेवलप हो जाता है सॉल्वेंट का। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग कभी कभी मिक्स्ड सॉल्वेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहीं कहीं देखे होंगे इथेनॉल इन वाटर या वाटर इथेनॉल मिक्स्ड करके इस्तेमाल होता है। तो मिक्स्ड करके इस्तेमाल होने का मतलब कि उसका पोलैरिटी हम लोग एक फिक्स्ड वैल्यू से वेरिएबल बना सकते हैं, दो सॉल्वेंट या तीन सॉल्वेंट को मिक्स करके। ठीक है, तो अब इतनी बात आ गई समझ में। तो यहाँ पर THF सॉल्वेंट ही है, इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ठीक है, होगा क्या, एल्कीन है, मर्करिक डाइस्ट्रेट लिया, THF H2O ले लिया। तो इसमें जो इस स्टेप के बाद ऑक्सीमर्कुरेशन के बाद जो कंपाउंड बनता है वो ऐसा बनता है HgOAc। ठीक है, एक एसीटेट यहाँ से निकल जाता है और ऐसा बनता है मरकरी और OH, और ये दोनों एंटी में आकर जुड़ते हैं। ये दोनों OH और मरकरी एंटी में आकर जुड़ते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया ऑक्सीमर्कुरेशन। इसमें ये जो OH आ रहा है ये इस वाटर से आ रहा है, इसको ध्यान रखेंगे, इस वाटर का ही OH है ये, है ना। तो मतलब अगर यहाँ D2O इस्तेमाल करेगा तो यहाँ OD हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, है ना। अगर यहाँ पर कोई और न्यूक्लियोफाइल होगा तो यहाँ पर कोई और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग ऑक्सीमर्कुरेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो OH D यहाँ पर होगा तो D यहाँ पर होगा, H यहाँ पर होगा तो H यहाँ पर होगा। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया ऑक्सीमर्कुरेशन। ठीक है, फिर दूसरा प्रोसेस इसमें होता है डीमर्कुरेशन। ठीक है, डीमर्कुरेशन, और जो ये बन चुका है मर्करी डेरिवेटिव, इसको हम लोग सेकेंड स्टेप में सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस बेसिक मीडियम, इसके साथ जब हम लोग इसको ट्रीट कराते हैं तो यहाँ पर H हटकर, तो यहाँ पर ये मरकरी हटकर यहाँ पर H आकर जुड़ जाता है। ठीक है, तो अच्छा यहाँ से यहाँ तक है ना, ये नहीं है कि यहाँ से ये H माइनस इस पर अटैक करता है ना, यहाँ से ये जो मैकेनिज्म है इसमें जाने का वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। कैसे जाता है ना, क्या होता है मैकेनिज्म में, उसकी बात हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से H माइनस निकल कर इस मरकरी पे अटैक करता है ना, और फिर एसीटेट को बाहर करता है। फिर वो अनस्टेबल होता है तो फिर वो रेडिकल की तरह टूट जाता है और फिर दूसरे मॉलिक्यूल से H आकर जुड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, लेकिन वो मैकेनिज्म हम लोग को ऐसा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग को ओवरऑल रिजल्ट जानने की ज़रूरत है यहाँ पर, है ना। वो बता सकते हैं लेकिन वो अननेसेसरीली बर्डन होगा। ठीक है, उससे मैकेनिज्म पर क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा। हाँ, ऑल्दो हम लोग मैकेनिज्म इसका इस वाले स्टेप का पढ़ लेंगे, इस वाले स्टेप का मैकेनिज्म हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर सवाल ये है कि भाई यहाँ तो एंटी आया था तो बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि यहाँ भी एंटी जुड़ता है ना। ऑक्सीमर्कुरेशन में एंटी जुड़ता है, एंटी नहीं जुड़ता। अब क्योंकि यहाँ पर रेडिकल बन जाता है इस कार्बन पे तो H अबव बिलो दोनों से जुड़ता है, समझ गए। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिन प्लस एंटी दोनों बनेगा मतलब ये रिएक्शन स्टीरियो कंट्रोल्ड नहीं है। स्टीरियो कंट्रोल्ड नहीं होने का मतलब है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, ये रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव है, ये टर्म्स की बात किए थे हम लोग, है ना, कि हाँ एंटी बनेगा या सिन जुड़ेगा या सिन एंटी एलिमिनेशन होगा, ऐसी बात किए थे। ये रिएक्शन स्टीरियो कंट्रोल्ड नहीं है का मतलब ऐसा कहीं लिखा है, दिस रिएक्शन इज नॉट स्टीरियो कंट्रोल्ड, है ना, नॉट स्टीरियो कंट्रोल्ड। और नॉट स्टीरियो कंट्रोल्ड का मतलब अगर ऐसा लिख दे तो उसका मतलब कि सिन प्लस एंटी दोनों बन रहा है। मतलब हम लोग डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि अपने को एंटी
मेजर मिलेगा या सिन मेजर मिलेगा, समझ गए? तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉट स्टीरियो कंट्रोल। और इसमें जो ये NaBH4 है, इसका जो H होता है, यही वाला H यहाँ आता है। मतलब यहाँ पर NaBD4 अगर ले लेगा तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? D आ जाएगा, समझ गए? तो ओवरऑल क्या हुआ है आप देखो ध्यान से, तो इस पर H जुड़ा है और इस पर OH जुड़ा है ना? इस पर H और इस पर OH, तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हुआ है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से वो हो रहा है, और कोई रीअरेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ पर भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं होगी। बिना रीअरेंजमेंट के हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, समझ के बाद इतना। स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइंड नहीं है, स्टीरियो कंट्रोल्ड रिएक्शन नहीं है, सिन और एंटी दोनों मिलेगा अपने को, ठीक है? इतना पॉइंट लिख लिए सबको? हाँ, इतना नोट करके नीचे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, है ना? इतना नोट करके नीचे एक पॉइंट और लिख लीजिएगा। पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। लिख लिया है? हाँ। तो अब एक नीचे नोट करके पॉइंट नंबर 1, है ना? बाकी बातें तो समझ में आ गई। जो बात अभी और समझनी है वो ये है कि सर यहाँ पर OH माइनस का क्या यूज़ है ना? देखो, अल्कोहल जो है वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। एसिड सेंसिटिव ग्रुप का मतलब कि अल्कोहल का E1 कराते थे ना हम लोग, H+ डाल देंगे तो यहाँ कार्बोकेटायन बन जाएगा, इस पर अटैक करके इसको बाहर कर देगा। याद आ रही है ना बात? तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो हम लोग अल्कोहल को एसिडिक मीडियम में नहीं रखते। ये OH माइनस स्लाइटली बेसिक मीडियम मेंटेन किया रहता है ना? स्लाइटली बेसिक मीडियम में अल्कोहल्स आर स्टेबल इन बेसिक मीडियम, ठीक है ना? तो इस वजह से यहाँ पे OH माइनस इज यूज्ड एज, है ना, बेसिक मीडियम। तो एक पॉइंट नोट करके लिख लो कि OH माइनस, पॉइंट नंबर 1 लिखो, OH माइनस इज यूज्ड एज, OH माइनस is used as basic medium because alcohols are stable in basic medium, ठीक है? क्लियर हुआ इतना बात? पॉइंट नंबर 2 कि यहाँ पर ये अल्कोहल तो बन गया, अब साथ ही साथ आपको मिलता है Hg और OAC माइनस ना। यहाँ पर एक OAC माइनस मिलता था अपने को और एक OAC माइनस यहाँ पर भी मिलता है, ठीक है? अब एक चीज़ यहाँ समझिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एसीटेट आयन पर चार्ज है निगेटिव, तो ये 2 निगेटिव है, तो यहाँ पे मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 और यहाँ पर मरकरी फ्री स्टेट में मिल रहा है। मतलब यहाँ पे मरकरी का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, मतलब मरकरी, है ना, यहाँ पर कैटलिस्ट नहीं है, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, मतलब वो केमिकली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मर्क्यूरिक डाइएसिटेट इज नॉट यूज्ड एज कैटलिस्ट, इट इज़ वन ऑफ द रिएजेंट ऑफ दिस रिएक्शन, वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन ना। तो एक पॉइंट यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, ठीक है? हियर मर्क्यूरिक डाइएसिटेट is not catalyst, here mercuric diacetate is not catalyst and used as a reactant, कैसे पता? यहाँ पे +2 में है, यहाँ पर 0 में है, उसका रिडक्शन हुआ है, एल्कीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर हम लोग इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया अपना ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। इस पे जरा हम लोग क्वेश्चन पहले देख लिया जाए, फिर इसका मैकेनिज्म समझते हैं, है ना? तो ये 3 बात आप ध्यान रखेंगे, ये 3 बात, रीअरेंजमेंट नहीं सोचेंगे, है ना? मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से रिएक्शन होगा। आओ थोड़ा इसमें सवाल देखा जाए। हाँ भाई, जैसे मान लीजिए, है ना, राइट मेजर प्रोडक्ट्स,
जैसे मान लो ये दे दिया CH3 ठीक है। अब पहला दे दिया आपको ऐसे लिखे HgOAc होल ट्वाइस THFH2O, और सेकेंड स्टेप में दे दिया है NaBH4OH माइनस। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट लिखना है। उसी तरह से मान लो इसी में दूसरा क्वेश्चन हो गया HgOAc होल ट्वाइस, फिर दे दिया मान लो THFD2O, और सेकेंड स्टेप में दे दिया है NaBH4OH माइनस। ठीक है, फिर मान लो एक और क्वेश्चन ऐसा दे दिया HgOAc होल ट्वाइस, दे दिया है THF लेट अस से CH3OH, और सेकेंड स्टेप में दे दिया है NaBD4 इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस। ठीक है, मान लीजिए ऐसा है, इसमें अपने को प्रोडक्ट लिखना है, तो फटाफट तीनों का मेजर प्रोडक्ट लिख के बताइए हमको क्या बनेगा। एक बार ट्राई कीजिए इसको। चलिए हो गया होगा। देखो बस अपने को क्या करना है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, है ना। अपने को क्या करना है, यहाँ पर H लाकर जोड़ देना है, यहाँ पर OH लाकर जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना है। अब बस चेक करना है कि H होगा कि D होगा। यहाँ पे जो लिखा है तो ये H यही वाला आता है, तो यहाँ पर H है तो H होगा, यहाँ पर OH है तो OH होगा। मतलब इसका आंसर हम लोगों ने लिख दिया है CH3C CH3 CH3 CHOH और CH2H। सिन और एंटी का कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है, स्टीरियो कंट्रोल रिएक्शन नहीं है, न पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा इसमें देखो यहाँ पर D2 ले लिया है, तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे, देखो CH3C CH3 CH3 CH। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा OD, OH की जगह पर OD, और CH2 यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग H है, तो यहाँ पर हम लोग H लिख देंगे। ठीक है, इसकी बात करें तो इसका आंसर CH3C CH3 CH3 CH CH2। देखो उसमें कौन अटैक करता था, HOH, तो ये OH वाला पार्ट अटैक करता था H को हटाकर। तो इसमें अगर इसको ऐसे लिखो OCH3, तो H को हटाकर कौन सा पार्ट अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है OCH3, OH जैसा ही OCH3, तो यहाँ कौन आ जाएगा इस बार OCH3 आ जाएगा क्या, और यहाँ पर कौन आ रहा है, D आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे D। समझ गए बात ना। तो अगर अल्कोहल दे दिया तो क्या समझोगे, है ना, तो घबराएंगे नहीं कि इसमें क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया। जैसा यहाँ OH था वैसे यहाँ OCH3 है, H वाला पार्ट बाहर चला जाएगा, तो यहाँ पर OCH3 जोड़ दोगे। हाँ, प्रोडक्ट लेकिन अल्कोहल यहाँ मिल रहा है, यहाँ प्रोडक्ट को बोल रहे हो ईथर। ये प्रोडक्ट जो हो गया, दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड ईथर। प्रोडक्ट का नेचर चेंज हो गया। ठीक है, अपने को तो प्रोडक्ट लिखना होगा, या पूछेगा ही ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या बनेगा, तो बता देंगे हम लोग। दूसरा, इस रिएक्शन का नाम क्या था, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो अगर हम लोग वाटर लिए रहेंगे ना, तो उसका नाम होगा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। अगर यहाँ अल्कोहल ले लिया है ना, तो उसका नाम अल्कोहल हो जाएगा, तो एल्कॉक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। एल्कॉक्सी OR है ना, OR का जनरल नाम क्या है, एल्कॉक्सी। तो इस रिएक्शन का नाम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, एल्कॉक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन हो जाएगा इसका नाम। समझे बात। कभी कभी नाम आ जाता है कि दिस इज एल्कॉक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, हम लोग सोचते हैं तो पढ़े ही नहीं है, हम लोग तो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन पढ़े हैं। तो वही बात है, अगर अल्कोहल ले लोगे तो इसका नाम हो जाएगा एल्कॉक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट लिखना सीख गए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और सवाल किया जाए जरा, इसको है ना नोट कर लो, तो एक और क्वेश्चन जरा समझा जाए। ठीक है, जरा देखिए तो दूसरा क्वेश्चन जरा करो।
ठीक है, जरा लिखिए। तो ये OMDM क्या है? तो ये भी शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी क्वेश्चंस में लिखा रहता है कुछ किताबों में, है ना। OMDM इज़ ऑक्सीमर्कुरेशन एंड डीमर्कुरेशन, ठीक है। जो हम लोग जो और कोचिंग का जो टेस्ट सीरीज़ कभी कभी ज्वाइन करते हैं, है ना, तो उसमें जो क्वेश्चन में OMDM लिख कर आ जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि ये तो हम लोग सुने ही नहीं आज तक, तो कुछ नहीं, वो शॉर्ट फॉर्म है। नहीं क्लियर हुआ बात सबको? चलो फटाफट प्रोडक्ट लिख देना है। मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट और स्टीरियो कंट्रोल्ड नहीं होगा। चलो भाई, तो यहाँ पर हम लोग इस तरफ आएगा H और इस तरफ आएगा OH, एकदम सिंपल बात, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ OH, यहाँ CH3 और यहाँ H, इसमें भी सेम प्रोडक्ट बनाना है। यहाँ पर मैं इस बार जोड़ दूंगा OD और यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ पर भी D आएगा। क्लियर हुआ? इसमें देखो, अब इसको थोड़ा सा शायद कुछ लोग गलत किए हो, तो इसमें D को हटाकर OET ये वाला पोर्शन जुड़ता है ना यहाँ पर, तो यही वाला पोर्शन जोड़ेंगे क्या, D रहे चाहे कुछ रहे, और इसमें H आ रहा है तो यहाँ से हम लोग H लिखेंगे। तो इस मॉलिक्यूल में कहीं भी D नहीं होगा, देखो, क्योंकि ये पोर्शन यहाँ जुड़ता है, D नहीं जुड़ता है ना। तो ऊपर यहाँ पर अगर हम लोग D ले लिए तो ये OET ही आएगा, ठीक है। तो ये अपना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल, तो इसका एकदम सिंपल सा क्वेश्चन होता है, विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोनिकॉफ रूल लगा के प्रोडक्ट लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लिया जाए, है ना। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो मरकरी डाई एसीटेट है, ठीक है, ये गिवन सॉल्वेंट में इस तरह से इक्विलिब्रिया बनाया रहता है, ठीक है, ऐसा ये एक इक्विलिब्रिया इस तरह से बनाया रहता है। और Hg पर आ गया है प्लस चार्ज, ट्रांजिशन मेटल है और उस पर प्लस चार्ज अगर आ गया है ना, तो वो इलेक्ट्रोफिलिक है। मतलब इस बार यहाँ पर मरकरी पर प्लस चार्ज इज इलेक्ट्रोफाइल नहीं। तो जो अपना एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर ये मरकरी एज इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और इसी कार्बन पे करेगा, क्योंकि तभी ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पर इस तरह का कार्बोकेटाइन यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर HgOAC ऐसा जुड़ जाएगा। तो हम लोगों ने ये बना तो दिया है, लेकिन यहाँ ऐसा कार्बोकेटाइन बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता है? मरकरी के पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, D ऑर्बिटल में कितने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो और इसका साइज़ भी बड़ा है मरकरी का। तो बेसिकली ये मरकरी इस पॉजिटिव चार्ज का जो p ऑर्बिटल है इसके बहुत क्लोज है। तो ये मरकरी क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन से ही इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन पहुंचाने लगता है, ठीक है। और इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन जब पहुंचा देगा तो ये पॉजिटिव ना होकर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव क्यों हो जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज जो था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो था, वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये यहाँ पर जुड़ा है और इसको इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है, तो इसका पॉजिटिव घटकर क्या हो गया है, पार्शियल पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। तो इस तरह का इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर। मतलब वो जो कार्बोकेटाइन वाला मैंने बनाया था वो बनता नहीं है। अगर वो बन जाता कार्बोकेटाइन, इसके पहले जो बनाया था, तो तब तो शिफ्ट हो ही जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव ही है, मतलब जैसे जैसे ये इस पर अटैक करने लगता है, जैसे जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, ठीक वैसे वैसे ही मरकरी भी इसको इलेक्ट्रॉन देने लगता है। मतलब इस कार्बन पे कोई भी स्टेज ऐसी नहीं होती है अटैक की जहाँ पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज उस पर आता हो, ठीक है। तो इस वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव ही रहता है, ठीक है। अब क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, कंप्लीट पॉजिटिव नहीं है, इस वजह से यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि शिफ्ट केवल तभी होगा जब कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पाता। इसका मतलब रीअरेंजमेंट हम लोग बचा लिए हैं, ठीक है। इस इंटरमीडिएट का नाम है ब्रिज्ड मर्क्यूरिनियम
इंटरमीडिएट, ठीक है, ब्रिज की तरह बना दिया है यहाँ पर, तो इसलिए नाम हो गया ब्रिज्ड मर्क्यूरेनियम इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये हो गया अपना ऑक्सीमर्कुरेशन। अब सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, इसी में जो वाटर हम लोग सॉल्वेंट में लिए हुए हैं, ये वाटर एज न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज पर अपोजिट साइड से अटैक करता है, क्योंकि इधर तो मरकरी है, तो इधर जब मरकरी है तो वाटर का अटैक इधर से नहीं हो सकता, वाटर का अटैक हमेशा किधर से होगा, अपोजिट साइड से होगा। तो यहाँ पर अपने का अटैक जो हो रहा है उसको हम लोग एंटी अटैक बोल रहे हैं। एंटी अटैक मतलब इस मरकरी के अपोजिट साइड से, ठीक है। और फिर जैसे ही ये इस पर अटैक करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर वापस हो जाएगा। आफ्टर वन स्टेप पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा और उसके बाद H+ जो है वो सॉल्वेंट में चला जाएगा। तो ऐसा एक इंटरमीडिएट मिलेगा जिसमें ये दोनों का जो ओरिएंटेशन है ये एंटी ही होगा, क्योंकि यहाँ तक ये एंटी होता है, ठीक है। ओवरऑल में स्टीरियोकेमिस्ट्री फिर ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको सवाल तो यहाँ भी दे सकता है कि इस रिएक्शन में ये बना, इसका ओरिएंटेशन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एंटी बना यहाँ पर, तो ये हो गया अपना ऑक्सीमर्कुरेशन, ठीक है। दिस इज, ये हम लोग पढ़ रहे थे ऑक्सीमर्कुरेशन, ठीक है। अब डीमर्कुरेशन में इसका मैकेनिज्म हम लोग को देखना नहीं है, सिर्फ लिख दे रहा हूँ मैं, है ना। ये जो बना है CH3 CHOH CH2 HgOAC, यहाँ पर जो NaBH4 OH- है, यहाँ से ये H- आता है, इस मरकरी पे अटैक करके इसको बाहर करता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर बन जाता है CH3 CHOH और CH2 HgH। ये थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, ये टूट जाता है, यहाँ पर रेडिकल आ जाता है, फिर इस H को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है दोनों तरह से, ठीक है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट अपने को मिल जाता है वो यहाँ पर मिल जाता है CH3 CHOH और CH2H। समझ गए बात। तो इसीलिए ये जो H- पहले इस पे अटैक करता है, यहाँ पर ये H आता है और यही वाला H जाके इस रेडिकल से जुड़ जाता है। समझ गए बात। इसमें बीच में और भी स्टेप्स हैं, लेकिन वो स्टेप्स ज़रूरी नहीं है। अब कुछ लोगों को डाउट है, सर इस पे क्यों अटैक है, इस पे कार्बन पे करना चाहिए था, इसी पे डायरेक्ट अटैक करना चाहिए था। भाई ये तो हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग कार्बन कार्बन कर रहे हैं ना, लेकिन H- न्यूक्लियोफाइल है और ये अभी भी इलेक्ट्रोफाइल है ना। एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना, उसमें हम लोग पढ़ेंगे ये लिगेंड है, ये भी लिगेंड है ना। तो ये लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन इसको बोलते हैं हम लोग, लिगेंड एक्सचेंज रिएक्शन। लिगेंड मतलब एक लुईस बेस, मतलब वही न्यूक्लियोफाइल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, उसमें उन्हीं न्यूक्लियोफाइल का एक नया नाम दे देता है, लिगेंड बोला जाता है, ठीक है। तो क्योंकि इसके लिए ज़्यादा रिएक्टिव साइट ये है, इसलिए ये इस पर अटैक कर जाता है। समझ गए। तो इसीलिए इसका मैकेनिज्म चेंज होकर रेडिकल मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। खैर अपने को उससे लेना देना नहीं है, हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर सिन प्लस एंटी दोनों मिलेगा, विदाउट रिएजमेंट मिलेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। क्लियर करूँ? चल, तो इसमें प्रोडक्ट लिखना सीख गए हम लोग। अब आइए इसी में हाइड्रेशन में ही एक दूसरा मेथड है, ठीक है, और उसको बोला जाता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का बेसिकली 3 प्रोसेस। पहला डायरेक्ट डाइल्यूट H2SO4 डाल दो, लेकिन उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है। दूसरा ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, उसमें मार्कोनिकॉफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट, है ना, और स्टीरियोकेमिस्ट्री नॉट डिफाइंड, है ना, नॉट स्टीरियो कंट्रोल रिएक्शन। फिर तीसरा मेथड जो हाइड्रेशन का है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और इसमें भी 2 स्टेप हैं, एक हाइड्रोबोरेशन और दूसरा ऑक्सीडेशन। इसका भी हम लोग कंक्लूजन पहले ही लिख ले, है ना, क्या चीज़ होता है, फिर बाद में मैकेनिज्म समझेंगे। देखो, तो अगर हम लोग इसमें पहला लिखते हैं तो इसमें ये भी हाइड्रेशन करा रहा है,
हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। दूसरा, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, ध्यान रखेंगे। और तीसरा, इसमें सिन स्टीरियोकेमिस्ट्री है, ठीक है। मतलब इसमें जो H और OH आकर जुड़ेंगे वो एक दूसरे के सिन पोजीशन पर रहेंगे। मतलब यहाँ पर स्टीरियो कंट्रोल रिएक्शन है और सिन ही प्रोडक्ट अपने को मिलेगा। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है क्या, ऐसा हो गया। अब इसमें भी दो प्रोसेस है, देखो तो। पहला प्रोसेस है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन मतलब जैसे एक एल्कीन ले लिए, इस एल्कीन को हम लोग डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ THF। THF क्या है, सॉल्वेंट है। ये है अपना डाइबोरेन, पढ़े होंगे इसका स्ट्रक्चर, और 11th में हम लोग पढ़े होंगे, है ना। बनाना बॉन्डिंग होती है यहाँ पर। तो ये एल्कीन और एल्कीन डाइबोरेन में डाल दिया जाए तो ऐसा कुछ, या चलिए CH3 CHH CH2 होल थ्राइस बोरेन, ठीक है। तो ये एल्काइल पार्ट है, ये बोरॉन है, तो इसका नाम हो गया ट्राई एल्काइल बोरेन, ठीक है। एक ये प्रोडक्ट मिला। तो एल्कीन को जब डाइबोरेन से रिएक्शन कराएंगे तो ट्राई एल्काइल बोरेन मिलेगा। और एक चीज़ ध्यान आपको रखना है कि ये वाला जो H है यहाँ पर, वही H यहाँ आकर जुड़ता है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ पर B2D6 ले लूँगा तो यहाँ पर आप D जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये इस बात है। दूसरा बात कि इसका स्टोशियोमेट्री भी आजकल एडवांस्ड में आने लगा है ना। एडवांस्ड में ऑर्गेनिक के रिएक्शंस स्टोशियोमेट्री से रिलेटेड, है ना, आने लगे हैं, आते हैं। तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए कि क्योंकि यहाँ 2 मोल बोरेन है ना। मतलब यहाँ से 2 मोल आपको बोरेन मिलेगा, है ना। और 2 मोल बोरेन जो है ना, वो 6 हाइड्रोजन हटाकर 6 हाइड्रोजन इस एल्कीन पर जोड़ सकता है, ये वाला, है ना। तो मतलब 1 मोल डाइबोरेन यहाँ पर 6 मोल एल्कीन से जुड़ेगा और 2 मोल ट्राई एल्काइल बोरेन अपने को मिलता है। क्लियर है ना, सिंपल सा दिखाई दे रहा है ऐसा। तो ये हो गया हाइड्रोबोरेशन। और कौन H जुड़ता है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। दूसरा स्टेप जो इसमें है ये है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जो ट्राई एल्काइल बोरेन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये जो अपने को मिला है, इसका ऑक्सीडेशन करा देते हैं हम लोग H2O2 इन बेसिक मीडियम। यहाँ पर भी बेसिक मीडियम का वजह लगभग सेम है ना, क्योंकि जो अपने को अल्कोहल मिलेगा, तो जब हम लोग इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे H2O2 के साथ, H2O2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बोरॉन हटके इस कार्बन से अब कौन जुड़ जाएगा, OH आ जाएगा यहाँ पर। तो बनेगा CH3 CH और CH2, और क्योंकि इस कार्बन से बोरॉन जुड़ा था और उसको हटाकर यहाँ पर कौन आ गया है, OH आ गया है। ये मैं दोनों को वेज पर इसलिए बनाया हूँ, कोई मतलब नहीं है उसका, ये तो कायरल नहीं है कोई, तो वेज और डैश का कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोनों को वेज पर बनाने का मतलब कि दोनों सेम साइड जुड़े हैं। मतलब जिधर से ये वाला H जुड़ा है उधर से ही ये वाला यहाँ पर इससे OH जुड़ेगा। और जो यहाँ पर H2O2 के पास जो H होगा ना, वही OH यहाँ आएगा। अगर हम यहाँ पर O16 ले लेंगे इसकी जगह पर, तो यहाँ पर भी O16 आ जाएगा। यहाँ पर O18 है तो ये भी O18 होगा। अगर यहाँ पर H की जगह D ले लेंगे तो यहाँ पर D हो जाएगा। क्लियर हो रही है ना बात। तो ये अपना प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देखो ध्यान से, इस एल्कीन पर यहाँ H और यहाँ OH जुड़ता तो मार्कोनिकॉफ बोलते, लेकिन जुड़ा है ठीक उसका उल्टा। तो ये ओवरऑल प्रोडक्ट जो बना है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से बना है ना। और स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर H और OH क्या है, OH एंड H आपस में हमेशा सिन ही रहेंगे। क्लियर। तो सिंपल सा है, कौन कहाँ से जुड़ता है, ये वाला H इससे, और H2O2 से यहाँ पर कौन आता है, OH आता है। इसको ध्यान रखेंगे बात, है ना। चलिए, हाँ भाई, तो इसको नोट कर लो।
फिर इस पे भी सवाल देख लिया जाए। तो इसमें भी पहले हम लोग क्वेश्चन ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसका मैकेनिज्म समझते हैं। चलो, तो सेम है, मेजर प्रोडक्ट बताना है अपने को। D2H6 THF और दूसरा ले लिए हम लोग H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। दूसरा इसमें अगर हम लोग ले लिए B2D6 THF और दूसरा ले लिए हैं H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तीसरा है, मान लो हमने ले लिया है B2H6 THF और तीसरा यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया है D2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे, देखो ये D2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस, मतलब अगर ऐसा लिखा है कहीं D2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो इस तरह के मिक्सचर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, मतलब ऐसा आप समझिए, जैसे मान लीजिए कहीं ऐसा लिखा है सॉल्वेंट में कोई और H है और रिएजेंट में कोई और है, तो इस तरह के रिएजेंट का कोई मतलब नहीं है। जैसे मान लो आपको लिख दे D+ इन प्रेजेंस ऑफ H2O, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इट हैज़ नो मीनिंग, है ना। या मान लीजिए आपको लिख दे OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ D2O, सो इट हैज़ नो मीनिंग। सिमिलरली दिस ऑल्सो हैज़ नो मीनिंग। क्यों नो मीनिंग, जरा देखो, ये अगर होगा, जैसे मान लो अगर हम लोग इसकी बात करें तो आपको बात थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगी। तो ऐसा होगा कुछ, है ना, अगर हमने OH माइनस इन प्रेजेंस ऑफ D2O डाल दिया है, तो क्या ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे ऑटो प्रोटोलिसिस की तरह से? होगा। तो ये इससे H+ खींच लेगा तो बन जाएगा HOD और प्लस साथ में बन जाएगा OD माइनस, और ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रिया है ना। मतलब अब ये फिर OD माइनस यहाँ से H+ खींचेगा, है ना, तो H+ भी खींच सकता है, D+ भी खींच सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर H+ खींचा तो यहाँ पर फिर से HOD बन जाएगा और ये OD माइनस बन जाएगा, और अगर D+ खींचा तो OH माइनस और D2O बन जाएगा। समझ रहे हैं बात ना? मतलब एक डायनेमिक इक्विलिब्रिया बन गया है। अब आप जब सॉल्वेंट ये लिख दिए हो तो क्या यही और ये अब स्पेसिफाइड थोड़ी हो गए? कॉपी पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना, लेकिन एक्चुअली तो ऐसा इक्विलिब्रिया बन जाएगा। और ऐसा इक्विलिब्रिया तो आपके पास OH माइनस भी है, आपके पास D2O भी है, आपके पास HOD भी बन जाएगा, आपके पास OD माइनस भी बन जाएगा। तो आप, क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रिया तो दोनों हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये कॉपी पे सिर्फ लिखा जा सकता है, एक्चुअली इस तरह का सॉल्यूशन प्रिपेयर ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इक्विलिब्रिया अपने आप हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग इसकी बात करें तो H2O जो है यहाँ पर लुईस बेस है, और उसमें अगर हम लोग D+ डाल दे रहे हैं तो ये इससे अटैक करके, है ना, H3O सॉरी बना देगा OHHD+ ऐसा बना देगा, है ना। और फिर जब ये वापस आएगा तो यहाँ से D+ भी निकल सकता है और H+ भी निकल सकता है। तो अगर यहाँ से H+ निकल गया तो बन जाएगा क्या, HOD और प्लस H+। समझ रहे हैं बात ना? दूसरी बार भी अगर मान लो दूसरा H+ निकल गया तो यहाँ पर H2O और प्लस क्या बन जाएगा, है ना, D+। तो इसमें भी एक डायनेमिक इक्विलिब्रिया बन चुका है। तो इस तरह के सॉल्यूशंस का कोई प्रैक्टिकली कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कॉपी पे भले हम लोग इसको लिख दे, नहीं D+ अटैक करेगा और OH2 अटैक करेगा, नहीं, ये कॉपी पे सिर्फ समझ में आ रही है बात, लेकिन एक्चुअली ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मिक्सचर बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है, ठीक है, D2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो इसीलिए सॉल्वेंट, क्योंकि ये भी हमेशा इंटर कन्वर्टिबल होते रहते हैं, है ना, H2O2, क्योंकि ये भी अगर हम लोग बात करें तो D2O2 भी हम लोग पढ़े होंगे कि एसिडिक होता है, तो ये इससे H+ खींच के DOO, है ना, माइनस बना दिया और साथ में HOD बना दिया। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है तो यहाँ से ये H भी खींच सकता है, अगर H खींच लेगा तो यहाँ पर DOOH ऐसा बन जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? तो ऐसा अगर लिखा हो D2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस,
है ना, लिखा रहता है ऐसा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो आप रिएजेंट लेंगे वही आप, है ना, उसी आइसोटोप का आप बेस यहाँ पर मीडियम बना रहे हैं, क्योंकि मीडियम में भी आपस में रिएक्शन होता रहता है। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, और इस पर आगे भी बहुत सारी बातें आती रहेंगी, है ना, तो एक जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन है, बढ़िया बात है, लेकिन है ना, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। हाँ, तो अब क्या करो कि इसका प्रोडक्ट लिखिए फटाफट, पॉज करके, फिर हम लोग डिस्कस किया जाए। देखो तो जरा, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो मार्कोनिकॉफ होता तो यहाँ H और यहाँ OH आता। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ बनाने में बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है ना। तो मार्कोनिकॉफ होता तो H यहाँ और OH यहाँ आता, तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या कर दोगे, OH यहाँ और H यहाँ, ठीक है। तो इससे H आता है तो यहाँ पर H है तो H लिख दो, और इससे OH आता है तो यहाँ OH लिख दो। तो अपना आंसर हो गया CH3, यहाँ पर CHH और यहाँ पर CH2OH, ठीक है, ऐसा बन जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3, फटाफट लिख दीजिए, CH2, ये D है तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, D, और ये OH है तो यहाँ क्या लिख दिया जाए, OH। बोलो भाई, है ना, दिख रहा है। फिर देखो यहाँ पर देखो CH3, CH, CH2, यहाँ पर H है तो मैं यहाँ H लिख दूंगा, और यहाँ पर OD है तो मैं यहाँ पर OD लिख दूंगा। क्लियर हुआ, लिखने आ गया प्रोडक्ट, बहुत सिंपल है। एक ये भी कर दो, ठीक है, डाइल्यूट D2SO4, ये डाल दें उसमें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, बताइए जरा। लिखिए फटाफट, बहुत सिंपल है, डाइल्यूट D2SO4 पढ़े हम लोग, ऐसे समझ सकते हो इसको, डाइल्यूट D2SO4 है तो इसको ऐसे समझ सकते हो, D+ इन प्रेजेंस ऑफ D2O। अभी मैंने समझाया आपको कि डाइल्यूट D2SO4 है तो ऐसा नहीं है कि D+ है और H2O है ना, D+ और D2O है, क्योंकि D+ और H2O का कोई मतलब नहीं होगा। तो अगर ऐसा लिखा रहे तो भी आप यही समझेंगे, है ना। तो अब इसमें पहले स्टेप में D+ यहाँ करेगा अटैक, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि इसमें तो कार्बोकेटाइन बनता है, तो यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, शिफ्ट होगा, शिफ्ट होकर यहाँ प्लस आएगा। तो एक लाइन में मैं आंसर लिख रहा हूँ CH3, यहाँ मैं लिख रहा हूँ OD, यहाँ पर आ जाएगा CH3, और यहाँ पर आ जाएगा CH2D। आया ना बात समझ में, तो यहाँ D+ और यहाँ पर OD। क्लियर है, चलिए भाई, तो इसका फटाफट नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया है, हाँ, एक और क्वेश्चन जरा लिखो तो। इसका जरा प्रोडक्ट लिखो। B2H6 इन प्रेजेंस ऑफ THF, दूसरा H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH-, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ ना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, पहला क्वेश्चन, और दूसरा है रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और दूसरा है रिलेशन। चलिए बताइए, पॉज करके बताइए फटाफट। हो गया होगा, चलो। तो देखो, मैं अगर मार्कोनिकॉफ से जोड़ता तो यहाँ H और यहाँ OH जोड़ता, ठीक है,
लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ है तो मैं यहाँ OH और यहाँ H जोड़ूंगा। अब ये दोनों सिन जुड़ेंगे, तो सिन मतलब या तो पाई बॉन्ड के दोनों अपोजिट जुड़ सकते, ऐसा सेम साइड ऊपर से जुड़ सकते हैं या पीछे से जुड़ सकते हैं, दोनों जुड़ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा ऐसा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर H अबव से जुड़ा तो मिथाइल चला जाएगा नीचे, और अगर H अबव से जुड़ा है तो OH भी जुड़ेगा। अब इसके पास एक ये कायरल सेंटर है, एक ये भी कायरल सेंटर है, और ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसके पास कोई POS और COS नहीं है, तो एक ये मिला और एक मिला, देखो ये पाई बॉन्ड के नीचे से अगर जुड़ जाएगा तो मिथाइल ऊपर हो जाएगा और H बिलो, और यहाँ पर OH बिलो। देखो भाई समझ में आ रही है बात ना। या तो क्योंकि सिन जुड़ेगा तो या तो पाई बॉन्ड के दोनों आगे से जुड़ेगा या पाई बॉन्ड के पीछे से जुड़ेगा, लेकिन दोनों सेम साइड होंगे। तो मैं H और OH दोनों सेम साइड यहाँ भी बनाया हूँ, H और OH दोनों सेम साइड यहाँ भी बनाया हूँ, लेकिन क्योंकि इस बार कायरल मॉलिक्यूल मिल रहा है ना, तो ये दोनों सेम नहीं है इस बार, है ना। क्या किसी को लग रहा है कि ये और ये सेम है? चेक करिए, इसके पास भी दो कायरल सेंटर है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर ये मॉलिक्यूल है और मैं इसके आगे मिरर लगा दूंगा, है ना, इसके आगे मिरर लगा दूंगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि जो बाहर की तरफ है उसके मिरर इमेज में वो अंदर है, और जो अंदर है उसके मिरर इमेज में वो बाहर है। तो ये और ये आपस में एनेंशियोमर्स बने हैं। क्या बात समझ में आ रही है ना। इस बार ये दोनों सेम नहीं बने हैं, क्योंकि सीरो केमिस्ट्री डिफाइंड है, इसलिए ये दोनों आपस में एनेंशियोमर्स हैं, ठीक है। और एनेंशियोमर्स हैं, ये ज़्यादा बनेगा कि ये ज़्यादा बनेगा? भाई जितना ऊपर से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी है उतना नीचे से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों एग्जैक्टली बराबर बनेंगे। और क्योंकि दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे, और क्योंकि ये रेसिमिक मिक्सचर है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन मिलेगा। बोलो भाई, आई बात समझ में ना। तो नेट सॉल्यूशन विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। चलो उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, है ना। हम लोग क्या लिख रहे हैं, B2D6 THF, और दूसरा लिख रहे हैं D2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OD माइनस, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से लेक्चर उठाएंगे और इसका मैकेनिज्म भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एल्कीन्स के प्रॉपर्टी का होम असाइनमेंट 1 अब आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको करिए और पूछिए, ठीक है। नमस्कार।